तो होनी चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि एन फैक्टर क्या आएगा। आई होप इसका आंसर 2 मिनट के टाइम में आप तुम। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो एक लाइन। अच्छा, ऊपर का स्टार्ट में यहीं से किया है, लास्ट क्लास में जो छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। डन। लिख लिया है ना? क्वेश्चन का आंसर क्या आया बताओ। मैं सॉल्व करके दिखाऊं उससे पहले थोड़ा सा एक बार अटेम्प्ट कर लो, so it will be good if you able to solve it yourself. Yes, yes, very good. Answers are coming. The Pranav Hande gives the answer 5 mm. लिखेंगे मिल्क प्लांट्स should be equal to milli plants of I2 at the end point when the reaction is completed. तो हमें याद रखना है Na2H2O3 का एन फैक्टर I2 के साथ क्या आएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द एन फैक्टर? हाँ जी, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल हियर? इसका कितना है? I2 0 से 1 गया, 1 का चेंज। तो यहाँ पे अगर मुझे मोलैरिटी, हाँ जी मोलैरिटी अगर दी है तो 1 इंटू कर देंगे तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी। वॉल्यूम नहीं दिया है। I2 के बारे में दोनों इंफॉर्मेशन है। इतना आसान सवाल पूछा है मैंने तुमसे। 5 ml इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम? सिर्फ 5 ml I2 विल बी सफिशिएंट, सॉरी हाइपो विल बी सफिशिएंट। तो अभी स्कूल में छुट्टी चल रही है क्या? जुलाई बैच वालों का केमिकल इक्विलिब्रियम आयन इक्विलिब्रियम छूटा है, तो क्या मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं? हाँ सर। नहीं सर, डीपीएस का एक्स्ट्रा क्लासेस रहता है कभी कभी। सर हमारा ऑर्किड्स का अभी वैकेशन ही चल रहा है। हमारा एग्जाम्स चल रहे हैं डीपीएस वालों का। तो फिर कैसे कवर अप करें उसको? किस किस दिन खाली रहता है?
एनी पर्टिकुलर डे, मंडे से लेके सैटरडे तक कुछ छुट्टी मिलती है? दोपहर को ले सकते हो। मंडे टू सैटरडे 2 to 3:30 छुट्टी रहती है ना, या 3 to 4, ऐसे कई कई टाइम है क्या? सर नेक्स्ट वीक से हॉलीडेज चालू हो जाएंगे ना फिर। नेक्स्ट वीक चालू हो जाएंगी? ये उनके लिए है जो जुलाई बैच में है, इंटी नॉन इंटी सब मिला के। क्योंकि मुझे तुम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, उसमें काफी टाइम लगेगा। 2 चैप्टर तुम्हारे छूट गए थे, आयनिक भी छूटा है। सर कितने लेक्चर्स लगेंगे? उसमें मिनिमम 15 to 16 लेक्चर्स लगेंगे सब मिला के, सब एक चैप्टर, केमिकल प्लस आयनिक बोथ मिला के। हाँ, मुझे ऐसे ऐसे टाइम चाहिए जिसमें लेक्चर ना होता हो किसी भी चीज का। तो क्योंकि शाम में तुम्हारी तो आई थिंक 4 से 6 रोज क्लास है ना? यस सर। यस सर। कभी कभी 8 बजे तक भी है, या डेली 8 बजे तक? सर डेली है अभी डेली 8:15 तक। तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना शाम में होना, तो सुबह ही हो सकती है। सुबह में तुम आप देख के बताओ कब खाली हो, तो ऐसे टाइम पे अगर होगे खाली तो काम चल जाएगा। मॉर्निंग में कुछ स्कूल के क्लास ना होते हो, या स्कूल में वेकेशन चले। ऑर्किड्स के बच्चे मिला के तो ज़्यादा नहीं है, तो सबका अलग अलग लेना पड़ेगा, तो बहुत दिन लग जाएंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डीपीएस के एग्जाम कब खत्म होंगे? उसके एग्जाम्स खत्म होंगे तो छुट्टी रहेगी क्या? क्योंकि छुट्टी नहीं रहेगी तो फिर तुम लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा, बीच में रोक के पढ़ा देंगे उसको। ओके अनादि, ओके। चलो हम टाइट्रेशन के बाद में फिर इसी बैच में स्टार्ट करेंगे, और उसको करना पड़ेगा। तो भाई आंसर लाए तुम लोग? नेक्स्ट है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्या है? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसे आयोडीन मेट्रिक, एपीजी के वैकेशन चालू हैं, तो वो लोग तो सुबह में क्लास कर सकते हैं ना। उनकी क्लास इंटीग्रेटेड वालों की साथ ले ले, इंटीग्रेटेड वाले तो खाली रहते हैं सुबह सुबह। इंटीग्रेटेड जुलाई में तो जितने थे उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है सुबह में। लेकिन डीपीएस के बच्चे नहीं खाली हैं, ऑर्किड्स के तो खाली है ना। यस सर। और कोई स्कूल है क्या? सबके अलग अलग हैं क्या, बहुत सारे स्कूल? चलो, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बातें करते हैं। व्हाट इज दिस? इसमें क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर titration of oxidizing agents। अननोन होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। अननोन का मतलब नाम पता होता है उनका, उनका कंसेंट्रेशन पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट, KClO3, इनकी जरूरत पड़ती है। आयोडो का मतलब होता है आयोडाइड लिया जाता है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में होता है आयोडाइड जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से,
आयोडाइड, आयोडाइड मतलब I माइनस, I2 गैस रिलीज होती है। जो I2 गैस वहां रिलीज होती है उसको दोबारा आगे बढ़ा के हाइपो से रिएक्शन कराते हैं, और हाइपो कैसा रहता है, नॉन स्टैंडर्ड। इससे फिर NaI और Na2S4O6। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि चूंकि मिली इक्विवेलेंट्स हाइपो और इसके बराबर होंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इन दोनों लॉज को हम लोग यूज करके फाइनली सॉल्व कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन या नॉर्मेलिटी या मोलरिटी कितनी थी। देयर आर टू स्टेप्स। स्टेप वन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड को I2 में चेंज करता है। जो I2 बनती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम उस I2 को कलेक्ट करते हैं। वो I2 जो होती है वो कलेक्ट हो जाती है ना, और उस I2 की रिएक्शन हाइपो से करा देता है। और जो हाइपो होता है वो नोन होता है, उसकी नॉर्मेलिटी, उसका वॉल्यूम सब पता है। इससे पता चल जाता है कि कितना आयोडीन है। जितना आयोडीन होगा उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। क्या इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा या नहीं? इसके एग्जांपल ले लेते हैं। केस 1, जब कॉपर सल्फेट लिया जाता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सबसे पहले, तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, हाँ क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। अच्छा इसको सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में जो जो प्रोडक्ट बनाता है वो सारे के सारे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी इजी टॉपिक, लॉट ऑफ रिएक्शंस आर देयर, वेरी इजी टॉपिक। या लिख के हो गया रिमेनिंग। क्या समझाया मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, आयोडाइड है इसीलिए आयोडोमेट्री बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओ से समझ में आता है, हिंट मिलता है कि हाँ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीमेट्री में आयोडीन होती है गैस या लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी दिया हो। रूम टेम्परेचर पे तो I2 सॉलिड होती है, जनरली I2 का सॉल्यूशन मिलता है। लिख लिया था तुमने? तो CuSO4 पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्यूप्रस आयोडाइड, Cu2I2। साथ में क्या बनाता है, आयोडीन गैस। साथ में क्या बनाता है, पोटेशियम सल्फेट। बैलेंस अगर करोगे तो यहाँ 4Ki आएगा, यहाँ 2K2SO4 आएगा, बाकी यहाँ पे 2S सल्फेट। इसका एन फैक्टर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। यस भाई, क्या एन फैक्टर है? कॉपर सल्फेट +2 से किसमें जा रहा है, कितने का चेंज, एक का। एक का। कितना होगा, पर मॉलिक्यूल बनी होगा ना, एक मॉलिक्यूल के लिए एक का चेंज, दैट इज द एन फैक्टर। पोटेशियम आयोडाइड कहाँ कहाँ जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहा है ना।
-1 से -1 में ही रह गया, तो -1 से -1 नो चेंज, -1 से 0 में चेंज तो है। कितने आयोडीन 0 में गए हैं? हाउ मेनी? और नहीं, कितने गए हैं देख के बताओ। 4 में से 2 तो I2 -1 में ही रहे ना, लेकिन 2 0 में गए। कितने का चेंज? 2 का चेंज। इसके लिए चेंज कितने का हुआ? यहाँ से यहाँ तक के लिए 0 का चेंज ना, पढ़ाया था ये। तो टोटल चेंज कितने का हुआ? टोटल चेंज कितने का हुआ? 2 का। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 4। हाफ का चेंज हुआ। एन फैक्टर क्या हुआ? पर मॉलिक्यूल हाफ। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, केसेस ऑफ कैलकुलेशन फॉर द एन फैक्टर। क्या ये बात समझ में आई? 4KI में से ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या कि अगर हमारा कोई एक एलिमेंट पार्शियली ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, क्या यहाँ I2 पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? 4 हैं आयोडाइड -1 वाले, लेकिन 2 तो -1 में रहे, तो टोटल चेंज निकालोगे 0 × 2, यहाँ पे तो 0 का चेंज, यहाँ पे कितने का चेंज? एन फैक्टर कितना आएगा? टोटल चेंज 2 का, टोटल मॉलिक्यूल्स। ये कितने लोग को नहीं याद आ रहा है? तभी बोला था रिवीजन करके आना, या नहीं था? रिवीजन किया था इसका? हाँ सही यार। फिर याद होगा कि नहीं याद है? याद। कोई दिक्कत? अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो I2 का एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? क्या देख के बता सकते हो? ध्यान से देख के बताओ। 0 से वापस करो उसको उल्टा, -1 कितने का चेंज? 1 का। 2 आयोडीन है तो कितने का चेंज? 2 का। यस और नो? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। अब जो आयोडीन निकली है उसकी रिएक्शन कराओ Na2H2O3 से, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? बोलोगे? टेट्राथायोनेट। इसका एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 2। मतलब आयोडीन का एन फैक्टर ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में चेंज नहीं हुआ। अगर आयोडीन का एन फैक्टर चेंज नहीं हुआ तो ध्यान से सोच के बताना, जितना मोल आयोडीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसके इक्विवेलेंट्स 2 टाइम्स होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? एन फैक्टर इनटू मोल्स। और चूंकि मोल एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको अगर मैं नीचे लाऊंगा, यहाँ पे जो आयोडीन के मोल बने हैं उतने ही मोल आयोडीन के यहाँ पे भी हैं, वही तो ट्रांसफर हुए यहाँ। लेकिन चूंकि एन फैक्टर सेम है, इसलिए यहाँ पे भी आयोडीन के इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे? सेम ही आएंगे ना, 2 × मोल्स। यस और नो? If the N factor of the substance is same in both the reaction, then its moles are same, but its equivalents are also same. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। ये रिएक्शन जो है हमें पता है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स I2 जितने हैं उतने क्या होंगे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट। यस और नो? ऊपर वाली रिएक्शंस देख के बताओ। जितना आयोडीन का मिली इक्विवेलेंट होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी, उतना ही तो कॉपर सल्फेट का होगा। पढ़ाया ना? किसी एक केमिकल रिएक्शन में जो मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस के आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मिली इक्विवेलेंट्स I2 दोनों जगह सेम है
तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मिली इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3 will be equal to मिली इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर सल्फेट? कितने लोग को ये बात समझ में आई? ध्यान से सोच के बताना। अनुजा क्लास में नहीं है हो क्या तुम? अम्मार तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस प्रथमेश एंड प्रथम, कैसे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को? बताओ क्या समझेंगे कि भाई मिली इक्विवेलेंट दोनों जगह सेम है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. हाँ जी, इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर, लेकिन चूंकि आयोडीन का एन फैक्टर दोनों जगह सेम है, इसलिए आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स यहाँ पे बराबर, तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसके इसके बराबर कि नहीं बराबर? Yes, sir. Yes. हाँ जी, इसको याद रखेंगे, रिवाइज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास से जब आएंगे। अभी मुझे ये बताओ, क्या मैं इस पे क्वेश्चन दे दूं तो कर लोगे? नोट करना है पहले, बताओ कि नहीं नोट करना है? अनमोल, यू वांट टू नोट इट? अनादि, ये हो गया? हो गया सर। हाँ जी, समीक्षा पाटिल तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। साक्षीदीप समझ में आया ये? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No. नो डाउट ना? क्वेश्चन दे दे, कर दोगे? क्वेश्चन इज देयर 0 पॉइंट, उल्टा क्वेश्चन देंगे थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट देते हैं। 20 ml solution of copper sulfate reacts completely with potassium iodide to give iodine, which on reaction, या ऐसे लिखो, which, जो आयोडीन है वो, which completely reacts with 50 ml 0.1 molar hypo solution. Find the molarity, normality and strength of हाइपो नहीं, जिसका पूछा है कॉपर सल्फेट का नहीं दिया ना। फिर से क्वेश्चन समझे क्या है? 20 ml of copper sulfate reacts completely with Ki to give I2, which completely reacts with 50 ml 0.1 molar hypo. Find the molarity, normality and strength of copper sulfate. क्या इस क्वेश्चन को करते हुए तुम्हें याद आ रहा है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है? क्या है ये? कौन सा टाइट्रेशन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इट्स वेरी सॉर्ट आउट क्वेश्चन इस रिएक्शन पे। तो हमें यहाँ पता होता है कि कॉपर सल्फेट पहले Ki से रिएक्शन करता है, उसके बाद में I2 गैस निकलती है और वो I2 गैस फिर हाइपो से रिएक्शन करती है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी? जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है ऊपर उसी का यूज करेंगे। एवरीथिंग इज रिटन देयर, ओके? सर मोलारिटी 0.5 आया क्या? हाँ, कितना आएगा? सर मोलारिटी 0.5 आएगा। ओके, मोलैरिटी 0.5 आएगा। बहुत अच्छे। किसने बोला है? अनादि ने बोला है? किसने बोला है? वंश ने बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। वंश ने बोला है भाई कि 0.5 आएगी मोलैरिटी। बहुत अच्छे।
फिर नॉर्मेलिटी कितनी आएगी बताओ वंश? हाँ बोलो कैसे किया मुझे भी बताओ। अनादि बोल रहा है मोलैरिटी 0.5 आएगी, उसकी भी फिर सही है। प्रणव बोल रहा है कि नॉर्मेलिटी 0.25 आएगी। चलो प्रणव का भी आंसर लिख देते हैं। ये तो आंसर वंश ने भी दिया है, अनादि ने भी दिया है। प्रणव 0.25 नॉर्मेलिटी। अच्छा, now again let me tell you the reaction is without balance, no need to balance. This is the beauty of equivalent concept. No need to balance, just write the products which are required. K2SO4 is really not required, but I have written it. आयोडीन जो बनी है वो हाइपो से रिएक्शन करेगी। हाइपो तो पता ही है क्या होता है, हायो सल्फेट। तो बच्चों यहाँ फैक्टर कितना है? +2 से +1 1 है, यहाँ हाफ है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जो है जरूरत नहीं है, इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर। तो हम लिखेंगे क्योंकि चूंकि I2 का एन फैक्टर दोनों जगह सेम है, if n factor of the product is same in reactant of the second reaction, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट डायरेक्टली इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। कितने लोगों ने डायरेक्ट ऐसे किया है? एंट्रेज करें। तो नॉर्मेलिटी, वेरी गुड प्रणव। नॉर्मेलिटी नहीं पता लेकिन ml पता। हाउ मेनी mls? 20 ml। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3 50। और ये एन फैक्टर कितना होता है बच्चों इसका? 1। तो 0.1 नॉर्मेलिटी दी होगी या मोलरिटी दी होगी, तो नॉर्मेलिटी भी 1 से गुणा करके उतनी आ जाएगी। नाउ बच्चा लोग सॉल्व करें। 5/20। हाँ जी 5/20 आंसर आया। कितना होता है 5/20? 0.25। यस और नो? Yes, sir. बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। अच्छा, जब एन फैक्टर 1 है तो मोलैरिटी भी तो सेम आएगी ना बच्चों? यस और नो? कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर कितना आया था? 1 तो आया था। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? m इंटू मोलार मास। मोलारिटी कितनी है? 0.25। मोलर मास कॉपर सल्फेट का बताओ जल्दी से। 63.5। 32 64। कितना आया आंसर? बोलो। 159.5। क्या सॉल्व करके बताओगे ग्राम पर लीटर में कितना आंसर आएगा? यू हैव मिनट्स, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइस। आई होप। सर 39.875 ग्राम पर लीटर। अच्छा,
बाकी लोग का सेम ही आएगा ना, इसमें तो कैलकुलेशन है सिर्फ। बहुत बढ़िया। एक 39.9 दे रहा है, वाई उसने 159 लिया था क्या? सर राउंड फिगर ले लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 1 लीटर में कितना है कॉपर सल्फेट? 39.875 ग्राम डिजॉल्व है। कर लोगे? नाउ सेकेंड है केस 2। बड़ा टफ केस है ये, आसान भी है। इसको आसान कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो अपने आप आसान हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा इसमें, इसको पहले पढ़ लेंगे फिर इसको आसान करेंगे। केस 2 है व्हेन पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम क्लोरेट इज टेकन, KiO3, this is potassium iodate. हाँ जी, पोटेशियम आयोडेट क्या होता है बताओ? आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें, जल्दी से बताओ आर्यन, कितना है? बोलो बच्चे। पोटेशियम आयोडीन में कितना है, नहीं बताओगे? सर +3। +5 है ना। तो अब ये जो स्टेप 1 की रिएक्शन इसमें होती है, मतलब ये Ki से रिएक्शन करेगा, इससे करेगा और इसमें HCl की प्रेजेंस लेते हैं, थोड़ा एसिडिक सोल्यूशन मारते हैं HCl की प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो 5 Ki यहाँ पे आता है, यहाँ पे 6 HCl आता है। तो ये केस 2 क्या है बेसिकली? केस 2 का मतलब है तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए थे, एक अच्छा सल्फेट और एक KiO3। कॉपर ओके। सल्फेट में क्या हो जाता है कि I2 का एन फैक्टर बराबर हो गया ना, हो गया। इसमें ये भी लिख सकते हो, केस 2 में हम क्या दिखाना चाहते हैं, when n factor of I2 is different in both reactions। ये एक्चुअल में हम इसमें करेंगे। ऊपर वाले में एन फैक्टर सेम था कि नहीं था, बोलो। हाँ सर। हाँ इसमें सेम था, इसमें क्या है डिफरेंट है, I2 का एन फैक्टर इसमें सेम था। अब मेरी बात ध्यान सुनना, I2 में चेंज करा, 6 KCl बनाए और साथ में कितना पानी निकलेगा, 6H है तो 3H2। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स ऑलरेडी टॉट इन द क्लास। कोई मुझे बताएगा इसका एन फैक्टर कितना है यहाँ पे? कैन यू टेल मी द एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड KiO3? आसान है, डोंट नीड टू think too much, just tell me the n factor using the previous methods। कैसे निकालते थे? +5 से किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, 0 कितने का चेंज, 5 का चेंज, 5 का। तो 5 हो गया, अकेला आयोडीन है। इसका एन फैक्टर कितना है बताओ I2 का इस रिएक्शन में, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी? फाइव बाई टू नहीं, 5/3, 5/3 है। I2 का कितना एन फैक्टर है, 5/3, 5/3। अच्छा वो डेफिनेशन याद है तुम्हें कि एन फैक्टर की इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन कितने लोगों को याद है? एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये वाली डेफिनेशन याद है क्या, क्लास में कराई है एन फैक्टर की मॉडर्न डेफिनेशन, उससे भी कर सकते हो। या रिवर्स देखो तो I2 की ये रिएक्शन क्या है,
I2 की रिवर्स रिएक्शन क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन। तो 0 से -1, 0 से +5। I2 की डिसप्रपोर्शनेशन में फैक्टर निकाल लो। 0 से -1 कितने का चेंज? 1 का। I2 है तो 2 का चेंज। यहाँ 5 का चेंज, लेकिन इधर I2 है तो 10 का चेंज। N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 3 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा तरीका देखो, थोड़ा और अच्छा तरीका है एक्चुअली। बोलो ऐश्वर्या, तुम्हें समझ में आ रहा है ये? जो भी है मतलब, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताए क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, पोटेशियम आयोडेट ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होंगे आयोडीन को I2 बनने में? ये कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है जब ये 5 से 0 में जा रहा है? जल्दी बताओ। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? कितने? बोलो भाई। 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है ये? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कौन इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये पोटेशियम आयोडीन दे रहा है। पोटेशियम आयोडाइड जो है KIA दे रहा है, क्योंकि ये -1 से किसमें गया? 0 में। तो इसने पांचों ने मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? रिलीज के, सॉरी, कितने? 5। और वो 5 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए? इसने। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 5 का। ये 1 मॉलिक्यूल किसके रिलेशन में है? 5 इलेक्ट्रॉन के 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल। इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 5। इसके 5 मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में है, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर में है। तो 1 मोल कितने का होगा? पर मोल होता है ना एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा इसका? 1। इसका कितना होगा? 5 टोटल है और इसके मोल्स हैं 6। इसका कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 5। और ये खुद कितने? 3। पर मोल होता है, पर मॉलिक्यूल होता है। हाँ, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया तो मोल्स ऑफ एटम लेना पड़ेगा, मोल्स ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर लिए तो फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा। KCl में कितना होगा? कैन यू टेल मी? वाटर का कितना होगा? कितने लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तन्वी, समझ में आ रहा है तुम्हें ये दिस कॉन्सेप्ट कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 5 ट्रांसफर हुए तो पर मोल ऑफ सब्सटेंस कितने ट्रांसफर हुए? दैट इज द एन फैक्टर। ये डेफिनेशन कितने लोगों के नोट्स में नहीं है? प्रथम तुम्हारे में क्या क्या ये लिखाई थी मैंने प्रथम? Yes, sir. फिर याद आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. आदित्य, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। तो एन फैक्टर कितना होगा I2 का इस रिएक्शन में? 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला वाला और एक इस तरीके से। कितना एन फैक्टर है? 5/3। नाउ आगे बढ़े। ये स्टेप 1 की रिएक्शन है। स्टेप 2 की भी देख लो। जो I2 मिला उसकी रिएक्शन किससे कराते थे? नॉन हाइपो से। क्या बनता है? मुझको ये बताओ बच्चा लोग कि भाई यहाँ पे I2 का एन फैक्टर क्या है? क्या डिफरेंट है कि नहीं है? क्या दोनों जगह डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर। अगर Yes, डिफरेंट sir. अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे जो मिली इक्विवेलेंट्स I2 के हैं वो यहाँ पे बराबर नहीं कर सकते, मोल्स बराबर होंगे। यही वाला, यही, सॉरी, इस पे नहीं लगाना था, ये है I2। यही तो I2 ट्रांसफर हुआ है। दिस I2 इज ट्रांसफर्ड हियर, यस और नो? इसके मोल्स तो सेम होंगे। जो मोल्स यहाँ पे इसके मान लो आए X मोल,
उतने ही मोल इसके यहाँ पे भी आएंगे। ये जितने भी मोल्स मान लो एक्स या वाई जेड कुछ भी है वो उतने ही आएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दूं तो यही आएगी। इसकी अगर नॉर्मेलिटी दी है, इसकी अगर वॉल्यूम दी है, तो इसके इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे बिकॉज ये नोन रहता है। इसके मोल्स भी आ जाएंगे। अगर ये एक्स मोल लगेगा तो I2 कितना लगेगा बताओ, x/2। अगर I2 x/2 लगा तो यहाँ पे भी I2 कितना लगेगा, x/2 सेम ही है मोल्स में। अगर ये x मोल लगा तो ये भी कितना लगेगा, x/2 मोल। तो यहाँ पे भी कितना लगेगा, x/2 मोल। इसके रेस्पेक्ट में ये कितना लगेगा। कितने लोग को ये समझ में आया। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है तो हम मोलर कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी लगाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बताएगा, कितना बताएगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इन द रिएक्शन 2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HIPO। यहां तक निकालोगे। यहाँ पे भी लिखाओगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। लेकिन इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते बिकॉज द एन फैक्टर ऑफ I2 इज डिफरेंट इन द डिफरेंट रिएक्शंस। हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसके मोल यहाँ ट्रांसफर करने होंगे, फिर उसको यहाँ पे वापस मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा, जो एक लंबा प्रोसेस है। उससे आसान प्रोसेस क्या है, इफ यू नो द रिएक्शन विद बैलेंसिंग, सबसे आसान है कि हम यहाँ पे हाइपो के मोल्स निकाल लें। अगर हाइपो का एक्स मोल है तो I2 का कितना होगा, ईशान जल्दी बताओ, बोलो ईशान। अगर I2, तुम बाहर थे, ये तो मीटिंग रूम में नहीं है। अम्मार बताओ तुम कितना होगा। अगर हाइपो का एक्स मोल है तो I2 कितना लगेगा, आधा लगेगा कि नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है। बताओ अभी ये x/2 मोल्स अगर है तो KiO3 कितना लगेगा। इफ I2 x/2 मोल्स बना है तो KiO3 कितना लगेगा प्रथमेश, यस मिताली बताओ कितना लगेगा। भाई बोलो जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग, IIT जेईई क्लियर करने में इतना टाइम कहाँ लगता है। अगर I2 x/2 है तो KiO3 कितना होना चाहिए था, मोल्स के फॉर्म में। इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, मोल्स नहीं, मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक से निकलते हैं। बोलो मिताली जल्दी। अगर ये x/2 है तो ये कितना होना चाहिए था, बोलो अनादि तुम बोलो। दिग्विजय, यस दिग्विजय यू आर देयर, जल्दी बताओ दिग्विजय, कैन यू टेल मी। अगर x/2 मोल है तो ये कितना लगेगा, उसका 1/3 ना, 1:3 का रेशियो है, समझ में आया। यस यस सर, मतलब x/6 जी, यहाँ अगर ये x था तो ये कितना था उसका, 1:2 का रेशियो, तो आधा आएगा, क्या नहीं। यहाँ पे ये वही ट्रांसफर कर दिए ऊपर, ये 3/1, ये इसका 1/3 बनेगा। मतलब मिली इक्वलेंट्स ऑफ KiO3 इज 1/6 इंटू मिली इक्वलेंट्स ऑफ हाइपो। क्या ये सही है, मोल्स, मिली मोल्स, मोल्स या मिली मोल्स, इक्वलेंट्स नहीं। इक्वलेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते डायरेक्टली ऐसा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या ये प्रूव करके दिखाया मैंने कि नहीं रिएक्शन से। क्या मिली मोल्स KiO3 के 1/6 बने कि नहीं बने हाइपो के रेस्पेक्ट में, इसको नोट कर लें, फिर इस पे सवाल देता हूँ विद आंसर, आंसर बता, ठीक है, विद आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे आंसर नहीं आता बाकी सब आता, ऐसा करोगे। आई एम वेटिंग।
Okay, guys. Now I am giving you a very, very important question, which already came in the J Advanced many times. इसको थोड़ा बदल के देता हूँ. अरे एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ बच्चे याद रखना, केस 2 वाला जो तरीका है ना, इसमें मिली इक्विवेलेंट्स डायरेक्ट बराबर नहीं करते. वी कांट राइट हियर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ये सही है? दो अलग अलग रिएक्शन के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे क्या यहाँ पे? नहीं होंगे ना. नहीं सर. ये जो इनका लिंक है वो बराबर नहीं है. यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स I2 के मिली इक्विवेलेंट्स इस वाली रिएक्शन में I2 के बराबर नहीं है, क्योंकि एन फैक्टर अलग है. यस और नो? समझ में आ रहा है ना कि एग्जांपल लेके सिखाऊं इसको कैसे होगा. जैसे मान लो यहाँ पे इसका 1 मोल आया, तो बताओ कितने इक्विवेलेंट आएगा I2 का? जल्दी बताओ. यहाँ नीचे वाली रिएक्शन में कितना इक्विवेलेंट आएगा? 2 इक्विवेलेंट. एन फैक्टर 2 है ना. लेकिन ऊपर तो मोल ट्रांसफर होगा. यहाँ पे अगर 1 मोल है I2, तो कितने इक्विवेलेंट होगा? 5/3. क्या अलग अलग आया कि नहीं आया? यस मोल सर. लेकिन इक्विवेलेंट अलग. यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? मोल तो बच्चा सेम होता है, लेकिन इक्विवेलेंट एन फैक्टर पे डिपेंड करता है. इसीलिए तो याद कराते थे तुम्हें फॉर्मूला कि मोल्स भले ही सेम हो, एन फैक्टर बदल दिया तो इक्विवेलेंट बदल जाएगा. क्वेश्चन दे दूं फिर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इसमें बनाते हैं आसान से तुम्हारे लिए. KiO3 है, ठीक है बच्चे. देखो तो मान लो उसकी मोलरिटी नहीं पता है KiO3 की. ओके, तो लिखेंगे 200 ml of potassium iodate reacts with Ki solution, completely react कर रहा है to give iodine which on reaction with which on complete reaction with which on reaction with one normal hypo solution requires required its 100 ml. मतलब क्या बोल रहा है? समझ गए होंगे क्वेश्चन में. फिर से समझा देता हूं मैं. KiO3 reacts with Ki, उससे क्या मिलेगी? I2 गैस. That I2 gas needs 100 ml of one normal hypo solution for complete reaction. So there are two reaction in this, one with KiO3 and Ki, जिसमें I2 मिलती है. फिर जो I2 बनती है उसकी अगली रिएक्शन कराते हैं हाइपो से, जिसके 100 ml लगते हैं. अब इस सवाल में तुम्हें बताना है कि KiO3 की मोलैरिटी कितनी होगी. Find the molarity, normality, strength of KiO3 solution. You have to find all of this. और I am waiting for 5 minutes. I will wait for 5 minutes. You have to solve it. तुम्हारे सामने everything is there. तुम्हें जिस तरीके से करना है करो. I want the correct answer. सर वो हाइपो सॉल्यूशन के बाद क्या लिखा है? हाइपो सॉल्यूशन मतलब Na2H2O3 होता है. नहीं सर, वो उसके बाद क्या लिखा है? रिक्वायर्ड लिखा है. रिक्वायर्ड इट्स 100 ml, मतलब हाइपो के 100 ml रिक्वायर करता है ये I2. ठीक है सर. That's all.
यस, आंसर क्या आया? क्या केमिकल रिएक्शंस लिख पा रहे हो कि दिखाऊं मैं? ये वाली कर दोनों देंगे सर से। ये वाली रिएक्शन लिखना है, ठीक है दोनों। सर क्वेश्चन एक सेकंड लिखते हैं। रणदीप बाहर क्यों चला गया? मीटिंग रूम में बहुत सारे। क्या आंसर आया है? कितने मिनट और चाहिए बताओ? पहले क्या करना है, हाइपो के मोल्स निकाल लो। जितने हाइपो के मोल्स आएंगे उसके 1/6 मोल आएंगे KiO3 के। ये डायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है। या रिएक्शन लिखो और उसको फिर आगे फॉरवर्ड करो। चलो देखते हैं तुम लोग का आंसर सही है गलत है, जैसे भी है। देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम्हें, भले ही सवाल बड़ा है लेकिन ऊपर जो दिखाया है उसके हिसाब से तो डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार लिख भी ली रिएक्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है। KiO3 प्लस Ki प्लस HCl gives I2 गैस, है ना, प्लस मोर कंपाउंड्स KCl वाटर एक्सेट्रा। अब जो I2 है वो हाइपो से रिएक्शन करती है और NaI और Na2SO6 बनाता है। ये बार बार लिख चुके हो इतनी बार।
अब तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से करना है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, इट्स अप टू यू। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं तुम्हें आज सिखाने जा रहा हूँ, वो है कि मान लो तुम जल्दी में हो, तुम रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आई होप ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ 5 का रेशियो होता है, यहाँ 1 का, यहाँ 3 का, कैसे बैलेंस करना है वो भी तुम्हें आता है, सब सिखाया जा चुका है ऑलरेडी। बट लेट्स से कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि बैलेंसिंग कैसे होगी, तुम्हें इतना तो पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से 0, यहाँ से -1, यहाँ से +5। रिवर्स देखोगे तो इसका एन फैक्टर कितना है, 5/3। एन फैक्टर निकालने में तो इन कोफिशिएंट्स का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। इसका एन फैक्टर कितना है, 5 से 0, 5 का चेंज, 5 ही एन फैक्टर है। इसका एन फैक्टर पता होता है, इस रिएक्शन में 2 होता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है। नाउ हमने अगर इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिए हाइपो के, तो कितने आए, 100 मिली इक्विवेलेंट्स। तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी कितने होंगे, 100 मिली इक्विवेलेंट्स। अगर इसके मिली इक्विवेलेंट्स 100 है तो I2 का मोल्स कितना आएगा बच्चा लोग, 50 आएगा कि नहीं, मिली मोल्स। मिली मोल्स कितना आएगा, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे भी 50 मिली मोल्स आएंगे। और इसके मिली मोल्स अगर 50 है तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, 50 इंटू 5/3। अगर इसके मिली इक्विवेलेंट्स 50 इंटू 5/3 है, इसके भी मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, 50 इंटू 5/3। ये 5s नहीं है, 50 इंटू 5/3। और अगर इसके मिली इक्विवेलेंट 50 इंटू 5/3 है तो लगा देंगे 50 इंटू 5/3 इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिया था, मुझे बताओ वॉल्यूम कितना लिया था, 200। तो 50 और 4, 5/12 आएगी नॉर्मेलिटी। मोलरिटी कितनी आएगी, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 1/12। कितने लोग का ये आंसर आया, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। साक्षदीप का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है, और साक्षदीप नंबर 2 का भी सही है। 2 साक्षदीप कैसे आ गए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है बाकी लोगों को बताइए इसमें। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, विदाउट बैलेंसिंग वाला। तुम लोगों ने कैसे किया था, बैलेंसिंग वाले से किया होगा ना। बैलेंसिंग वाले से कैसे करेंगे, देखो ऐसे सर वो 1/6 मोल से ही कर लेंगे है। सर, वो 1/6 मोल होंगे उसके, वो उससे ही कर लिया डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 100 मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो 100 मिली मोल्स होंगे। अगर इसके 100 मिली मोल्स हैं तो इसके डायरेक्टली लिख सकते हो 100/6 मिली मोल्स होंगे, यस और नो, है ना। हाँ यहां से निकाल दो 100/6 मिली मोल्स। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मिली मोल्स का, मिली मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। 100/6, मोलैरिटी नहीं पता है, वॉल्यूम कितना है, 200। हाँ आया आंसर कि नहीं आया, 1/12। अगर आंसर 1/12 है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, एन फैक्टर इंटू 12, 5/12। हाँ जी, स्ट्रेंथ कितनी आएगी बताओ, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट 1/12। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, कितना है मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी से बताया करो। आयोडीन 39, आयोडीन 127, पोटेशियम 39, आयोडीन 127, 16 3 जा 48, कितना आएगा बताओ, 15 और 9 24, 3 2 5 4 9 2 11, 214 आएगा कि गलत है, जल्दी से बताओ, चेक करो। इज एवरीथिंग फाइन, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. आंसर कितना आएगा बताओ फाइनल, आंसर बताओ भाई, फाइनल कितना आएगा, डिवाइड करो 12 से, क्या दिक्कत है इसमें। 17.8।
17.8, 3 ये आंसर आया ना? हाँ ये आंसर अच्छा है ना? इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में 17.8 ग्राम KiO3 इज डिजॉल्व्ड। तो जितना हमें दिया है उतने में कितना डिजॉल्व होगा? 200 ml में कितना डिजॉल्व होगा? 1/5? यस और नो? कितने ग्राम आएगा? 5 3 जा 15 और यहाँ पे 28, 5 5 जा 25, कितने बचे? 30। कितने ग्राम? कितने ग्राम? 3.56 ग्राम। यस और नो? क्या ये पूछेगा तो निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? आप सबसे आसान चीज पढ़ते हैं, टफ चीज खत्म हो गई। ओके, इट्स ओवर, टफ इज ओवर। सर वो पहला वाला मेथड वापस समझाओ। क्या 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 बच्चे बताओ, फिर से बोलो। सर वो पहला वाला मेथड वापस समझाओ। पहला वाला मेथड फिर से बता दूं? हाँ हाँ देखो, पहला वाला मेथड ये बोलता है कि भाई इक्विवेलेंट यहाँ पे तो बराबर होंगे ना? यस और नो? yes, sir. इसके अगर 100 है तो इसके कितने होंगे? 100। हाँ इसके लेकिन ऊपर इक्विवेलेंट बराबर नहीं हो सकते, एन फैक्टर सेम नहीं। इसके मोल्स निकाल लो, यहाँ कितने आएंगे मिली मोल्स? 50। फॉर्मूला लगा दिया ना, 100 अपॉन एन फैक्टर। यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? हाँ सर ऊपर कितने इसके मोल्स हैं? 50 मिली मोल्स। तो इक्विवेलेंट कितने होंगे बताओ? मेरी इक्विवेलेंट कितने होंगे? 50 समझा सर। बस इतना ही है। यहाँ से मोल्स ट्रांसफर करना है, फिर इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना है, देन इसके बराबर कर देना है। तो हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करना पड़ता, बाई चांस अगर भूल गए तो एन फैक्टर जरूरत पड़ेगा यहाँ का और यहाँ का। इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड दिस क्वेश्चन ओनली कम्स इन जेई एडवांस। जेई मेंस में नो चांस। समझ में आया अभी? टाइट्रेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ, आगे बढ़े थे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये लेबलिंग है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब तुम लैब में जाते हो ना, तो वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा होता है अलमारी में। बहुत सारी अलमारी होती है ना, उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग सॉल्यूशंस रखे होते हैं इस तरीके से। उसमें एक रखा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या रखा होता है? वो अलग टॉपिक है। ये टाइट्रेशन का एक टॉपिक है, अलग लिख लो इसको और क्या। हेडिंग डाल लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पे हो गया टॉपिक, उसमें ज्यादा थोड़ा ना बनाना है, अलग हेडिंग डाल के लिखने लगो, दैट्स इट। ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लिखते हैं उस पे ऐसे नहीं लिखा होता कि ये 1 नॉर्मल है या 1 मोलर है या इतने ग्राम पर लीटर है, ये लिखते नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए दूसरी यूनिट चलती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उसमें लिखा होता है 2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इसकी। तो बच्चे को समझ में नहीं आता ये 2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। किसी किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल पे लिखा होता है ये 4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। बच्चा सोचते रहता है कि ये है क्या, उसको यहाँ पे हमें पढ़ना है कैसे लेबलिंग करते हैं। हाउ वी लेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहले बताओ ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग भी काम करता है, रिड्यूसिंग, बट जनरली हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम लेते हैं इससे। कि ये -1 में है ना, तो आसानी से -2 में चला जाता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। H2O2 डिकम्पोज होकर के क्या देता है बताओ?
बोलो। यही देता है। H2O2 on decomposition gives H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब रखते हैं ना, हाईली अनस्टेबल है ये। कैसा है? हाईली अनस्टेबल। इट इज वेरी हाईली अनस्टेबल। इसको जिस बॉटल में रखते हैं ना, उस बॉटल का कलर डार्क होता है। कैसा कलर होता है? बोलो। डार्क। Dark. बॉटल जो है उसको कस के बंद करते हैं और उसकी वैक्सिंग कर देते हैं, ताकि जो फोटॉन्स हैं वो इसको अफेक्ट ना कर पाए। अगर फोटॉन्स ने इसको अफेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। वेरी हीट सेंसिटिव। वेरी हीट सेंसिटिव। बहुत सारी जो केमिकल्स होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में वो गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा खाने पीने की चीजों पे, बहुत सारी मेडिसिन पे लिखा होता है स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टे अवे फ्रॉम सनलाइट, लिखा रहता है कि नहीं? याद रखना। रखते हैं कि नहीं? सनलाइट से दूर रखना चाहिए। सनलाइट में क्या हो जाती है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी खराब हो जाएगा सामान तुम्हारा जितना भी है। अब देखेंगे गाइस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? मान लो तुम्हारी H2O2 की सीसी पे लिखा है x वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है? x वॉल्यूम strength of H2O2 means that 1 liter of this H2O2 solution on complete decomposition, on complete decomposition will give x liter O2 gas at STP। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी जो ऑक्सीजन गैस है वही हमारे काम की है, इसीलिए ये ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज कर रहा है ना। तो ये H2O2 प्योर मॉलिक्यूल है, लेकिन सोल्यूशन में तो पानी भी होगा ना, सॉल्वेंट। यस और नो? और थोड़ा सा इसमें H2O2 पड़ा होगा। तो जो H2O2 है उसका ये सॉल्यूशन है। H2O2 इज सॉल्यूट, डाइल्यूटेड, वेरी लेस अमाउंट। तो लिख रहा है कि H2O2 के 1 लीटर सॉल्यूशन को डिकम्पोज करो, जितना हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है उसको ही बोलते हैं कि वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है। फॉर एग्जाम्पल, इधर बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 liter of H2O2 solution gives 4 liter O2 gas measured at STP, तो उस H2O2 solution की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो। बोलो बच्चे, कंपेयर कर पा रहे हो? साक्षीदीप बताओ क्या होगी? कितनी होगी? 4V। कितना होगा? 4 होगा। 4 लिखते हैं। 4V उसकी एक एक यूनिट टाइप की है, वो एक उसके साथ लेबल करने के लिए लगाते हैं। 4 आएगा आंसर। कितना आएगा? 1 लीटर सोल्यूशन H2O2 का लो, उसको डिकम्पोज करो, जो ऑक्सीजन गैस निकली है उसको एसटीपी पे मेजर करें तो 4 अगर है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसकी 4 है। ये कहानी इस 4V के पीछे छुपी होती है। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या लिख दिया है इसने, है ना। 4V लिखा हुआ है, अब समझ में नहीं आ रहा है ये 4 क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर इस H2O2 का 1 ml डिकम्पोज हो जाए तो एसटीपी पे 1 ml H2O2 से 4 ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर ml में लिया तो ml में, अगर लीटर में लिया तो लीटर में। यस और नो? नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो जल्दी।
अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि तुमने लिखा होगा। देखो गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस। यहाँ देखो, इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी कैसे निकालें H2O2 सॉल्यूशन की जिसकी स्ट्रेंथ ही हो। 68 ग्राम, 2 मोल अगर यहाँ पे दिया है, इस स्टोइकियोमेट्री से देखें। 68 ग्राम H2O2 गिव्स कितनी गैस देता है? 1 मोल ऑक्सीजन, दैट इज 22.4 लीटर O2। 1 मोल O2 दे रहा है कि नहीं? अगर यहाँ 2 मोल है, 1 मोल तो STPT पे 22.4 लीटर होता है। कितने लोग को ये लाइन समझ में आई? टेल मी, इट्स नॉलेज, yes or no? Do you have this knowledge? बोलो भाई, हाँ आगे बढ़े। ना बताओ, 68 ग्राम H2O2 कितना दे रहा है? 22.4 लीटर O2 STP। लेकिन इसको उल्टा करके लिखो, किससे मिलती है? कितने से मिलती है? यस और नो? इसीलिए x लीटर जो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितने से मिलेगी? कितने से मिलेगी? विल कम फ्रॉम इनटू x ग्राम H2O2। यस और नो? क्या ये समझ में आ रहा है? x लीटर O2 कितने से मिलेगी? इतने ग्राम H2O2 से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 17 5.6 इंटू एक्स ग्राम H2O2। यस और नो? लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? x लीटर O2 कौन देता था? हु गिव्स x लीटर O2? हाउ मच लीटर ऑफ H2O2? कितने लीटर H2O2 देता है x लीटर O2? जो मेरी लेबलिंग है, जो मेरी लेबलिंग है, अगर उस पे x लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? 1 लीटर H2O2 दे रहा है ना इतना। यस और नो? Yes, sir. समझ में आया ना? सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए। ये समझ में आया कि ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया। अब मैंने डेफिनेशन में ही बोला है कि अगर मेरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ x थी तभी तो मैंने x लिया है। यहाँ पे x अननोन है ना एक। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर इस पे x लीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन विल गिव x लीटर O2 गैस। मतलब अगर H2O2 लीटर के फॉर्म में बोले, सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो कितना लीटर सॉल्यूशन होगा H2O2 का इतने ग्राम H2O2 को कंटेन करने के लिए? 1 लीटर H2O2। क्या ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? ये वाली x लीटर O2 कौन दे रहा है? 1 लीटर H2O2। यस और नो? यस सर। और ये x लीटर ऑक्सीजन गैस कितने H2O के ग्राम से आ रही है? इतने से। तो अगर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो क्या ये डायरेक्टली इसके बराबर नहीं होगा? यस सर। वेरी वेरी गुड, 12 नंबर, इसको समझे। अच्छा, 1 लीटर में जो सब्सटेंस की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। ये सोल्यूशन है और ये प्योर H2O2 है। दिस इज H2O2 सोल्यूशन लेफ्ट साइड, और ये H2O2 की एक्चुअल मास। तो स्ट्रेंथ क्या आई? यही तो स्ट्रेंथ होगी। होगी कि नहीं होगी? 17/5.6 इंटू एक्स। यस और नो? बोलो भाई। 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन जिसमें H2O2 सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, उसमें कितने ग्राम H2O2 प्रेजेंट है? इतने ग्राम। 1 लीटर में जितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रेंथ बोलते थे कि नहीं? यस बताओ। तो नॉर्मेलिटी अगर निकालनी हो या मोलिटी निकालनी, निकाल लोगे? मोलिटी कितनी आएगी? एस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
मोलिटी कितनी है, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी कितना है H2O2 का 34। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है तुम्हें? सर एक्स क्या है यहाँ पे? सर एक्स क्या है? X is the volume strength of H2O2। ओके, X क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये डेफिनेशन शुरू से पढ़ा रहे हैं ना, इसमें X याद रखना, X is the volume strength of H2O2। पर फिर से लिख लो, X क्या है, व्हाट इज X, बोलो। ये देखो बच्चे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है ना, X वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ओके, नॉर्मेलिटी कितनी आएगी बताओ, एन फैक्टर H2O2 का कितना होता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2, एन फैक्टर कितना आएगा, इनटू 2। क्या दोनों फॉर्मूले याद कर पाओगे ये, और तीसरा याद कर लो तो ये वाला, बस दैट्स इट। याद करने की क्या जरूरत, अगर नॉर्मेलिटी पता है तो मोलिटी पता, कोई एक याद कर लो, ये सुनो। तो इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास 1 लीटर H2O2 है, अगर मैं उसको कंप्लीट डिकम्पोज करता था तो x ग्राम या x लीटर ऑक्सीजन गैस मिलती थी। ये तो हमारी लेबलिंग की डेफिनेशन ही है। मैंने बोला कि ऐसा अगर है तो मैं H2O2 की रिएक्शन से देख के बताऊं कि x लीटर ऑक्सीजन गैस के लिए कितने ग्राम H2O2 चाहिए, x के टर्म्स में वो मास आ गया। चूंकि वही मास H2O2 का 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन है कि x लीटर ऑक्सीजन गैस किससे मिलती है, 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में। इसका मतलब x लीटर ऑक्सीजन गैस 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन से मिल रही है, और उस x लीटर ऑक्सीजन गैस के लिए एक्चुअल में इतने ग्राम H2O2 प्योर चाहिए। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। कितने लोग को स्ट्रेंथ की डेफिनेशन नहीं पता है? ऑल ऑफ यू नो? यस और नो? यस। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? किसी जगह पे डाउट है तो पूछ लो। सर ये एस आपने क्या दिया, एस इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, स्ट्रेंथ है ये तो। फॉर्मूला कितनी बार याद करा चुका हूँ, ये भी नहीं याद है तुम लोग को क्या? याद है ना? भूल गए हो क्या? कोई बच्चा हाँ भूल सर गया? भूल गया था। याद रखो, ये भूलना नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ क्वेश्चन, फाइंड द normality of 4, find the normality of किसकी बताओ, 10 VH2O2, 10 VH2O2 मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 normal H2O2 solution। Find the molarity of 4 volume H2O2 solution। सबके आंसर चाहिए मुझे आज। सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो। इसका वाला ऊपर की नीचे किधर? सर ऊपर वो मोलारिटी देखना था। ठीक है सर, हो गया।
तो उससे आसान तो सवाल तो है नहीं कोई ना। फॉर्मूला क्या क्या है बताओ। नॉर्मलिटी का क्या है? 10/5.6। कितना आंसर आएगा? इसमें उल्टा पूछा है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? x/5.6 और नॉर्मलिटी इज 11.2 और x पूछ दिया। x कितना आएगा? 11.2 इंटू 5.6। यहाँ देखो 4 वॉल्यूम H2O2, तो फिर वही नॉर्मल मोलरिटी दिया है ना। मोलरिटी कितनी होगी? 4/11.2। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं। 62.72 आया ना। 1.79, 1.79 और बताओ प्रणव। 62.72 और बताओ 0.36। तो सारे बच्चों के यही आए थे आंसर। एक बार कॉपी कर लो, मैच कर लो। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution which is oxidized by 0. Of solution of which 100 ml solution of which 100 ml solution is oxidized by 0.1 molar 0.1 molar KMnO4 solution 100 ml in acidic medium। तो बच्चों तुम्हें देखो क्या याद रखना है कि KMnO4 तो इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 की प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, दैट्स इट। इसका एन फैक्टर रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिहाफ में दो ही होता है। इसका एसिडिक मीडियम एन फैक्टर तुम्हें पता ही है। अभी निकालना है तुम्हें इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो पहले मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करके इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो, फिर उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में बता दो। जल्दी से बताओ मुझे।
तो ये बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है, इतने में तो हो जाना चाहिए था। एक आंसर कम आया है। दिव्यांश वेरी गुड बच्चे, 2.8 आंसर आया तुम्हारा। मैं तुमको बताता हूँ कैसे करते हैं। एक्चुअली H2O2 जो है वो रिएक्शन कर रहा है KMnO4 से। H2O2 जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? KMnO4 से। जब जब H2O2 KMnO4 से रिएक्शन करता है तब तक वो उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज ही करता है। KMnO4 क्या करता है? H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है। तो आगे का, आगे कहानी शुरू करें। H2O2 प्लस KMnO4 क्या देता है? इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 5, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 will be equal to milli equivalents of KMnO4 अब H2O2 की नॉर्मेलिटी नहीं पता है लेकिन इसके 100 ml लगे। KMnO4 की नॉर्मेलिटी नहीं पता है लेकिन इसकी मोलरिटी पता है। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी बना देंगे। तो नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.5। अगर नॉर्मेलिटी 0.5 है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आएगी? फॉर्मूला है x अपॉन 5.6। तो नॉर्मेलिटी 0.5 है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 5.6 का आधा कितना आएगा? 2.8। तो बहुत बढ़िया, दिव्यांश हैज गॉट द करेक्ट आंसर। एनी वन ऑफ यू एल्स हैव गॉट दिस आंसर और नॉट? यस दिव्यांश, ऐसे ही किया था क्या? हाँ सर सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता सकते हैं आपने क्वेश्चन कैसे किया? अच्छा, सबसे पहले सुनो, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है। H2O2 का फैक्टर दिया है कि नहीं? 2 होता है हमेशा केमिकल रिएक्शंस में। KMnO4 का कितना होगा? 5। मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे कि नहीं रिएक्शन के? तो यस। 100, 0.2 इंटू 5 इंटू 100, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? इसके 100 ml दिए ना, यस। यहाँ से नॉर्मलिटी निकल गई, यहाँ से नॉर्मलिटी निकल गई। अब n इक्वल टू एक्स अपॉन 5.6 लगा के x वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लोगे? यस और नो? यस। अब बताओ, कुछ दिक्कत समझ में नहीं आया तो बताओ। आई होप अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? देखो, क्वेश्चन इज 0.2 molar 0.2 molar PBS 10 ml requires
required 20 ml H2O2 solution for complete oxidation. ये पढ़ाया हुआ है ना कि ये ऑक्सीडेशन करता है इसका, है ना? Find the molarity, normality and volume strength of H2O2 solution. ऐसे सवाल जेई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं. चलो जिनको रिएक्शन नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ. PbS H2O2 से रिएक्शन करके PbSO4 प्लस H2O बनाता है. 4H2O2 4H2. This is the balance reaction. But you don't need to do like this. You just have to use your concepts of the chemistry. क्या आंसर आया? This is your last question for today. Many people have left already. They are not able to understand or solve. I don't know. This is a very important concept. So everything is not that much easier in physical chemistry as we thought. Some things are there which required older concepts, which require thorough reading and revision. So please always be prepared for your wall. Okay, now solve it. जी बच्चों के आंसर आया? कैसे करोगे? टेल मी. बिलीव इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे कि नहीं? लेड सल्फेट बन रहा है तो -2 से +6 में गया तो एन फैक्टर कितना आया बच्चा? 8 आया ना. कितने लोग ने ये लिख पाया था? वेरी गुड. तन्वी ने लिख लिया था, अनादि ने लिख लिया था, बहुत बढ़िया. और यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा. तो भाई यहाँ से लिखेंगे. ध्यान सुनना, बी पेशेंट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा. जस्ट यू हैव टू गिव योर टाइम. अब देखें मिलिकुलेंट्स ऑफ पीबीएस कितने लेड सल्फाइड के? 0.2 मोलर. लेड सल्फाइड का इक्विवेलेंट वेट 8 into 100. एन फैक्टर 8 है ना, तो इंटूवेट करना पड़ता है बच्चे, बिना इंटूवेट करने से नहीं होता.
इधर क्या करोगे, नॉर्मेलिटी इनटू कितना वॉल्यूम लगाया, 10 ml है बच्चे, H2O2 के 20 ml लग गए, तो 10 2 जा 20, 2 4 जा 8, n इज इक्वल टू 0.8। कितने लोग का 0.8 नॉर्मेलिटी आई? यस प्रणव आंडे, वेरी वेरी गुड। नाउ नॉर्मेलिटी अगर ये मोलरिटी कितनी आएगी, n फैक्टर ऑफ H2O2 कितना होता है? यस प्रणव आंडे, देखो तुम मैच करो, तन्वी तुम भी मैच कर लो, दिव्यांश ऑल ऑफ यू कैन मैच। ना स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ नहीं पूछा है, हमने पूछी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ डिफरेंट। Strength is gram per liter, volume strength is just a number which is declared for that. N की value जी 24 का 4, 20 और 2 22। सर 0.8 है ना? ओके 0.8 है, उसको डबल करो फिर भाई, तो 4.48। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सबका करेक्ट है, मैच कर लें। जिसको नहीं आया था वो एक बार देखे कहाँ पे गलती करी है। हाँ किसी को दिक्कत इसमें, क्लियर ना प्रथम? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और रिवाइज करके आओ प्लीज, और एनालिसिस सॉल्व करो, रेडॉक्स 4 तक असाइनमेंट सबमिट करो, देन ओनली आई विल गिव द नेक्स्ट असाइनमेंट। रेडॉक्स 4 तक सबमिट कर लो, कर देता हूँ असाइनमेंट, ग्रुप पे डालता हूँ। ओके चलो बाय बाय। Thank you so much. Bye, sir. थैंक यू सर।